नमस्कार सभी को। हम सीवाईसी की तरफ से यूपी टेट में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत हम 2011 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं भाग 2 भाषा 1 हिंदी। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 31 से 33 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हमको क्या चुनना है? उपसर्ग। उपसर्ग किसे बोलते हैं? उपसर्ग उसे बोलते हैं जो किसी शब्द में पहले लगता है, किसी धातु में या किसी शब्द में पहले लगता है और उसको विशेष अर्थ दे देता है। जैसे मान में यदि अप जोड़ दें तो ये हो जाएगा अपमान। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है? अप। अब उपसर्ग है तो इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा डी, अप। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, दूर अवस्था में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो दूर अवस्था में यदि हम देखें तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दूर। दूर इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, पराजय में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो पराजय में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? परा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प होगा सी। प्रश्न नंबर 34, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो हमको पता है कि द्विगु समास उसे बोलते हैं जिसमें संख्यावाचक शब्द हो। ठीक है, तो संख्यावाचक जैसे माता पिता में नहीं है, यथाशक्ति में नहीं है, पीताम्बर में नहीं है। संख्यावाचक नवग्रह, तो नवग्रह में नव है और ग्रह है, तो नव क्या है? संख्यावाचक। ये संख्या को बतला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास। प्रश्न नंबर 35, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमको पता है कि हिंदी जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले होता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि उसे बोलते हैं जिसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी में कुछ भी लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत ही एक लिपि आती है जिसे बोलते हैं देवनागरी लिपि, और इस देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो यदि देवनागरी लिपि का यदि हम परिभाषा निकालें तो क्या बनेगा? ऐसी लिपि जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी का एक प्रकार है। तो 35 का विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 36 यह पूछ रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हम जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के
6 भेद होते हैं, 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, ठीक है, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। प्रश्न नंबर 37। इसमें यह पूछ रहा है कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला यह जो चिन्ह है यह क्या है? तो हमको पता है कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या करता है? दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो आकाश और पाताल ये दो शब्द हैं, इन दोनों को इसने जोड़ दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये योजक चिन्ह। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। 38। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। ठीक है, तो हमको पता है कि साड़ी क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेष संज्ञा के आगे नई जोड़ा गया है, यानी कि नई क्या काम कर रहा है? नई साड़ी की विशेषता बतला रहा है। तो नई क्या हो जाएगा? विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, साड़ी संज्ञा है, इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? विशेषण। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 39। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, ठीक है, तो जनरली क्या होता है इसका? वैसे तो तत्सम का एक ही ट्रिक होता है। ट्रिक की बात करें तो एक ही ट्रिक होता है, और ट्रिक क्या है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आएगा? छ, त्र, ज्ञ और स्र। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनसे बनने वाला शब्द क्या होता है? तत्सम। ठीक है, यदि ट्रिक की बात करें तो यही ट्रिक लगती है, लेकिन इस ट्रिक से कहीं कहीं काम नहीं बनता है। तो कुछ और ट्रिक देखते हैं। जनरली कि सामान्यतः जो आसमानी र होता है, ये जहाँ भी लगे, या यह वाला र लगे, जैसे प्र, प्र में, या फिर यह वाला ट्र, तो ज़्यादातर ये वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम। ठीक है, और एक ट्रिक और हो सकता है कि यदि बोलने में संस्कृत निष्ठ शब्द लगता हो तो वह क्या हो जाएगा? तत्सम। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए। 39 का ए सही हो जाएगा, आम्र। प्रश्न नंबर 40। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यह बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का ट्रिक क्या होता है? तद्भव का एक ही ट्रिक है, जहाँ पे चंद्रबिंदु जिस शब्द में दिख जाएगा,
जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु दिख जाएगा वह क्या हो जाएगा? तद्भव। तो यदि हम विकल्पों को देखें तो मुंह, मुंह में क्या है? चंद्र बिंदु है, तो मुंह क्या हो जाएगा? तद्भव। जहाँ भी चंद्र बिंदु दिखेगा श्योर है कि तद्भव ही होगा। प्रश्न नंबर 41, तो इसका क्या हो जाएगा सही? इसका हो जाएगा मुंह, मुंह। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो हमको पता है कि सूर्य का क्या होता है पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, अंशुमाली, अंशुमाली इत्यादि। रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, अंशुमाली, ये किसका पर्यायवाची है? यह सूर्य का पर्यायवाची है। तो यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प में दिनकर दिया हुआ है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है। यानी कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? उत्तर हमको नहीं वाला देना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? यामिनी। तो विकल्प डी सही होगा। और यदि हम यामिनी देखें किसका पर्यायवाची है? यामिनी, तो यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि का। तो रात्रि का पर्यायवाची एक है यामिनी। इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो होता है रात, रैन, रजनी, निशा, निशित, निशित इत्यादि। मतलब रात्रि का होता है रात, यामिनी, रैन, रजनी, निशा, निशित, छाया, विभावरी, सरवरी, तमी, तमिस्त्र, समस्त्रा तथा विभा, इतने होते हैं। तो यानी कि यामिनी इसका सही हो जाएगा। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, मनोरथ। ठीक है, तो यदि हमको विसर्ग हम जानते हैं कि विसर्ग संधि में जब भी अह में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ओ। अह में अ जुड़ता है तो ओ हो जाता है। जैसे मनः धन रथ, तो क्या हो जाएगा? अह में अ जुड़ा, तो भी ओ हो जाता है। और मनः में कोई सघोष व्यंजन जुड़ा हो तो भी ओ हो जाता है। तो र क्या है? सघोष व्यंजन, तो क्या हो जाएगा? मनोरथ। ठीक है, तो अह में अ जुड़ेगा तो भी ओ बनेगा, और अह में कोई सघोष व्यंजन जुड़ा हो तो भी ओ हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम सघोष व्यंजन एक बार देख लें तो सघोष व्यंजन किसे बोलते हैं? सघोष। ठीक है, सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष, सभी स्वर। ठीक है, यदि स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श में अंतिम वाले तीनों, यानी कि यदि अंतिम वाले तीनों, यदि क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में
अंतिम के तीनों कौन से होंगे? ग, घ, ङ। ऐसे ही म तक। ठीक है, जितने अंतःस्थ होते हैं सभी क्या होते हैं? सघोष। अंतःस्थ में क्या आएगा? य, र, ल, व। और यदि हम उष्म की बात करें, उष्म में सिर्फ ह। यानी कि यदि सघोष व्यंजनों की बात करेंगे तो क्या आ जाएंगे? सभी स्वर आ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन में पीछे के तीनों, जैसे क वर्ग की बात करेंगे तो ग, घ, ङ। इसी तरह से च वर्ग की बात करेंगे तो ज, झ, य। ट वर्ग की बात करेंगे तो ठ, ड, ढ़। त वर्ग की बात करेंगे तो द, ध, न। प वर्ग की बात करेंगे तो ब, भ, म। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? सघोष। सभी अंतःस्थ भी सघोष होते हैं और अंतःस्थ में 4 होते हैं, य, र, ल। और यदि हम उसमें या संघर्षी की बात करें तो उसमें सिर्फ ह। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? मनोरथ का मनः धन रथ, विसर्ग संधि होगी। फिर प्रश्न नंबर 43 विद्यार्थी का उदाहरण है। तो हमको पता है कि विद्यार्थी में आ है, तो आ यानी कि दीर्घ, यही एक ट्रिक बन जाता है कि आ है। या इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा विद्याधन अर्थी। तो विद्या में आ है, अर्थी में अ है, और आ और अ मिलके क्या बना देगा? आ। यह हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, और हमको पता है कि जब बड़ा वाला होता है, यानी कि आ हो, बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों यदि आता है तो क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम 44 देखें तो 44 है दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम तो क्या लिखा है? दी, आधा ग को ऐसे भी लिख सकते हैं, भ्रम। ठीक है, तो यदि हम व्यंजन संधि को याद करें तो व्यंजन संधि में एक नियम होता है। वो नियम क्या है कि पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहले उसी को देख लेते हैं कि क्या होता है व्यंजन संधि का वो नियम। पहला वर्ड किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तीसरे में पहला कौन से? क, च, ट, त, प। एक इसमें बदल जाएगा तीसरे में, तो तीसरा क्या है? वही क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। ठीक है, और एक कब होगा? इसमें क्या जोड़ा जाए तो ऐसा होगा? ठीक है, तो एक नॉर्मल रूल है कि सघोष जोड़ दीजिए। सघोष व्यंजन पहले वर्ड में यदि सघोष व्यंजन जोड़ दिया जाए तो पहला वर्ड किस में बदल जाएगा? ग में। और सघोष किसे बोलते हैं? अभी मैंने बताया था कि सघोष किसे बोलते हैं? सभी स्वर सघोष हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन में पीछे के तीनों सघोष होंगे, अंतःस्थ पूरे सघोष होंगे, और उष्म में सिर्फ ह सघोष होगा। ठीक है, तो यदि हम देखें इसका तो जैसे दिक् होता अब भ्रम होता, तो हमको पता है कि क है पहला वर्ड और भ क्या है? सघोष है। तो जब भी पहले वर्ड में सघोष जोड़ा जाएगा तो पहला वर्ड किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तो क्या हो जाएगा? दिग।
और ये क्या हो जाएगा, भ्रम। यही दिया हुआ है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक् प्लस भ्रम। और नियम किसका है, यह नियम है व्यंजन संधि का। तो विकल्प सी हो जाएगा। अब 44 देखते हैं, सॉरी 45। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। हमको पता है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि बिल्ली छत से अलग हो गई। तो जब भी से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, अलगाव के अर्थ में, तो क्या होता है, अपादान कारक। अपादान कारक, ठीक है। जैसे इसका और उदाहरण देखते हैं, पत्ता पेड़ से गिरा या पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। कोई व्यक्ति पाप से मुक्त हो गया, कोई व्यक्ति ऋण से मुक्त हो गया, कोई व्यक्ति धन से हीन हो गया। ये सब क्या है, अलगाव है। तो जब भी अलगाव होगा तो कौन सा कारक होगा, अपादान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक, डी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 46। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। तो शब्द क्या पूछा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो युद्ध में जो स्थिर रहता है वह कौन है, भीम के भाई, अर्जुन के भाई, नकुल सहदेव के बड़े भाई, कौन, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर। प्रश्न नंबर 47। शैव किसे कहते हैं, शैव, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। 46 सबका देख लेते हैं। सत्याग्रही किसे बोलते हैं, जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्रही कहेंगे। जिसने यश प्राप्त किया हो वह क्या हो जाएगा, यशस्वी। जो घोड़े की सवारी करता है उसे क्या बोलेंगे, अश्वारोह, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्या है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। 47 शैव कहते हैं, ठीक है। तो शिव की उपासना जो करता है उसे शैव बोलते हैं, शैव, जो शिव की पूजा करता है। जो शक्ति की उपासना करता है उसे बोलते हैं शाक्त। शाक्त किसकी उपासना करते हैं, शक्ति की, शक्ति की। शैव करते हैं शिव की, शाक्त करते हैं शक्ति की, ठीक है। वैष्णव करते हैं विष्णु की, और जो किसी की ना करता हो वो नास्तिक हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, शैव किसे कहते हैं, तो शैव उसे बोलते हैं जो भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर 48। वाचाल कहते हैं, तो वाचाल किसे कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 49। श्याम धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि धीरे धीरे शब्द क्या है।
तो हमको पता है कि चलता है के पहले आया है धीरे धीरे, यानी कि क्या कर रहा है, चलता है कि चलता का विशेषता बता रहा है, चलता का विशेषता बता रहा है। तो चलता क्या है, क्रिया, और क्रिया के पहले आकर यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो 49 का कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 50 से 52 इसको देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, वर्तनी के अनुसार। अब ये दिया है आनुषंगिक, आनुषंगिक, तो आनुषंगिक कैसे होगा, आनुषंगिक, यह सही हो जाएगा, जहां भी ये दिया होगा वही विकल्प सही होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। ए सही है, आनुषंगिक। इसमें क्या कर दिया, छोटा सा कर दिया, तालव्य सर, ये होगा नहीं, सॉरी दंत स कर दिया है, ये होगा नहीं। इसमें क्या कर दिया, अ का मात्रा कर दिया, जबकि आ होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, और ये विकल्प मिसप्रिंट हो गया है, ये विकल्प होगा आनुषंगिक दिया है, ये दरअसल बड़ा ही दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ही ना होके छोटा ही का मात्रा लगेगा। प्रश्न नंबर 51, इसमें कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो जो हम अंताक्षरी कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, अंताक्षरी नहीं होता है, वो क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, यह शुद्ध शब्द है, अंत्याक्षरी, अ आधा नौ त्याक्षरी। तो देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, सी में आधा नौ तो है लेकिन आधा तो नहीं है, डी में आधा नौ है लेकिन ता कर दिया है, ए में भी आधा नौ है लेकिन ता कर दिया है, जबकि दोनों आधा होना चाहिए, आधा नौ और आधा तो। 51। ठीक है, सुषमा, तो हमको पता है सुषमा में क्या होता है, दंत स, मूर्धन्य स और माँ, ये होता है सुषमा। ठीक है, तो देखते हैं सुषमा, यह सही है। इसमें कौन सा सौ दे दिया, तालव्य, ये होगा नहीं। इसमें शुरुआत में तालव्य दे दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों दंत दे दिए हैं, ये भी नहीं होगा। अब 53 से 55, तो 53 से 55 में निर्देश दिया हुआ है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। हमको क्या चुनना है, प्रत्यय चुनना है। ठीक है, तो प्रत्यय क्या क्या होगा, हमको पता है कि घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या होता है, अक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़, अक्कड़। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, पियक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़ तो हो ही गया, बुझक्कड़। ठीक है, इन सब में क्या है, अक्कड़ प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अक्कड़। डिबिया, तो डिबिया में कौन कौन सा प्रत्यय है, डिबिया में है ईया प्रत्यय, ईया। ईया से और क्या क्या बन सकता है, ईया से दुनिया बन सकता है।
जड़िया बन सकता है, लखिया बन सकता है और धुनिया बन सकता है, धुनिया। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ईया, पहला विकल्प। एक प्रश्न इसने मिस कर दिया है, क्योंकि 53 से 55 तक बोला था कि 53 से 55 तक होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन था लेकिन कहीं हो गया, मिस्टेक हो गया होगा। भिक्षुक, भिक्षुक में प्रत्यय पूछ रहा है, तो भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा होता है? उक। ठीक है, उक का और क्या हो जाएगा? भावुक। ये भी एक शब्द है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन छोड़ दिया है इसने, वो होगा कि भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, तो भिक्षुक में क्या हो जाएगा? उक। प्रश्न नंबर 56, 56 नंबर नहीं, इसमें 55 देखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है, इसको देखना है। अब देखिए क्वेश्चन, ये भिक्षुक यहाँ होना चाहिए, इसने बादल कर दिया है, तो ये भिक्षुक होना चाहिए। और भिक्षुक का प्रत्यय पूछ रहा है। ठीक है, और 56 में 56 का क्वेश्चन 55 दिया है, 55 को क्वेश्चन पढ़ना है और 56 में उत्तर देना है। और 55 का क्वेश्चन क्या है? 55 का क्वेश्चन है भिक्षुक, कि भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अब 56 देखते हैं। 55 पढ़ना है, 56 में विकल्प देखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, धर, जिमुत, पयोदि, अभ्र, जलधर, बलाधर, सारंग, ये सब होता है। ठीक है, तो क्या मेघ, धर, जिमूत, पयोदि, अभ्र, जलधर, बलाधर, सारंग, और भी होते हैं, जलद। इसका एक ट्रिक भी होता है। इसका ट्रिक क्या होता है कि जल का पर्यायवाची हो, जल का पर्यायवाची, यदि आप लोगों को जल का पर्यायवाची याद हो और उसमें दो शब्द जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जल देने वाला हो जाएगा, तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और ट्रिक है कि जल का पर्यायवाची हो, जल का पर्यायवाची, और उसमें हम जो जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? जल में जन्म लेने वाला, क्या हो जाएगा? कमल। इसी तरह एक ट्रिक और बताते हैं कि कोई जल का पर्यायवाची हो और उसमें धी जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? समुद्र। जल को धारण करने वाला, समुद्र। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकल रहा है? क्या होगा? नीरद, पानी को देने वाला। नीरज, नीर किसका पर्यायवाची है? पानी का। और द, पानी को देने वाला, तो क्या हो जाएगा? बादल। ए विकल्प सही हो जाएगा। जबकि नीरज अभी हमने सीखा है
कि पानी का पर्यायवाची हो उसमें जो जोड़ दिया जाए तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये कमल का, नीरज कमल का हो गया। अम्बु किसका पर्यायवाची है? पानी का। और अम्बु में जन्म लेने वाला, ये भी किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है, तो अम्ब पानी का पर्यायवाची है, अम्बुज कमल का पर्यायवाची है, नीरज कमल का पर्यायवाची है। लेकिन विकल्प में हमसे पूछा क्या है कि बादल का पर्यायवाची, 55 पढ़ना है, 55 और उत्तर 56 में देना है। तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरद, पानी देने वाला। अब प्रश्न 57 देखते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, तो इंद्रियों को जीतने वाला तो क्या लिख लीजिए? इंद्र, इंद्रिय, और यहाँ एक शब्द लगा दीजिए जीत। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? अ में ई मिलके क्या बनाता है? जैसे इसको हम लिखें जीत प्लस इंद्रिय। तो जब भी अ में ई मिलता है तो ए का मात्रा लगता है, जीतेंद्रिय हो जाएगा ये। ठीक है, यदि हम संधि की बात करेंगे तो ये कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, क्योंकि गुण संधि में क्या होता है? अ और ई मिलके ए बन जाता है। अ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए। तो यह गुण संधि है, जीतेंद्रिय। तो इसका क्या हो जाएगा? जीतेंद्रिय। विकल्प डी सही हो जाएगा। यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो जैसे दूरदर्शी है, दूरदर्शी किसे बोलेंगे? दूर तक देखने वाला या दूर तक सोचने वाला। दत्त चित्त का मतलब क्या होता है? कि किसी काम को पूरे मन लगा के करना या पूरा चित्त लगा के करना। कुशाग्र बुद्धि किसे बोलते हैं? जिसका दिमाग या बुद्धि बहुत तेज होता है, सॉरी, जिसका दिमाग या बुद्धि बहुत तेज होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? इंद्रियों को जीतने वाला, तो क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। प्रश्न नंबर 58। 58 एकदम बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। आहा, आप आ गए वाक्य में आहा क्या है? आहा, तो हमको पता है कि जब भी किसी भी शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक। विस्मय का चिन्ह लगा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। और हमको पता है कि विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय के अंतर्गत 4 आते हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक बोधक, और एक विस्मयादि बोधक। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अव्यय के अंदर। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यानी कि 58 का क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। विकल्प सी सही होगा। 59 देखते हैं। 59 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का एक ही तरीका है कि अच्छा है लिखिए और अच्छा है, अच्छी है लिखिए। ठीक है, शब्द के बाद इसको लिखना है, जो सही बैठेगा वही लिंग हो जाएगा। चेक करते हैं। अच्छा है, अच्छी है, यदि ट्रिक नहीं अप्लाई हो रहा है तो कोई और क्रिया लगा के हम चेक करेंगे। उसमें क्रिया यदि स्त्रीलिंग होगी तो शब्द भी स्त्रीलिंग होगा, क्रिया यदि पुल्लिंग होगी तो शब्द भी पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे हमको पता है कि नदी बहती है, तो नदी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग।
या फिर नदी अच्छी है। ठीक है, पानी अच्छा है तो पानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या होता है, अच्छा है। इलायची अच्छी है, स्त्रीलिंग। प्यास अच्छी है या बुरी है, या प्यास लगी है तो लगी है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नदी बहती है, स्त्रीलिंग। इलायची अच्छी है, स्त्रीलिंग। प्यास लगी है, स्त्रीलिंग। लेकिन पानी क्या होता है, अच्छा है होता है, यानी कि पानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो यानी कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, बी। प्रश्न नंबर 60, पवन का संधि विच्छेद है। ठीक है, हमको एक ट्रिक पता होना चाहिए कि जब भी वह हो, य या फिर वह, उसके पहले यदि आधा वर्ड हो, आधा, तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। एक और जोड़ लेते हैं शब्द, य व र। य व र हो और उसके पहले आधा वर्ड हो, आधा वर्ड, तो यहाँ होती है यड़ संधि। जैसे जैसे क्या हो सकता है, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त, य के पहले आधा वर्ड दिया है तो कौन सी होगी, यड़ संधि। य व र के पहले आधा वर्ड हो तब, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पूरा वर्ड दिया है। तो इसका भी ट्रिक है कि य व के पहले, इसके पहले वर्ड कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अब पूरा का मतलब एक मात्रिक भी हो सकता है, मतलब एक मात्रिक या फिर द्विमात्रिक। ठीक है, तो जैसे इसमें दे दिया है पवन। ठीक है, तो वह कब बनता है, ओ में अ जोड़ के। तो ओ में अ जोड़ के बनता है। ये कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। व और य के पहले यदि पूरा होगा तो संधि हो जाएगी अयादि। और अयादि में क्या होता है, ठीक है, अयादि में होता है कि ओ और अ, ओ और अ मिलके क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और ए और अ मिलके क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। यह अयादि होता है। ठीक है, तो अयादि को यदि तोड़ें तो ऐसे तोड़ते हैं, क्या करते हैं, व के पहले जो लिखा है इस पे ओ का मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और व को स्वर के साथ लिखेंगे, तो व का स्वर क्या है, अ लिख दिया, अन्न, तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन्न। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी तैयारी में मदद करेगा।